नमस्कार, मैं बबली गोस्वामी आपके अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर ऑल एग्जाम्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हमारी जो एनसीईआरटी सीरीज चल रही है 6 टू 12 जिसमें आप एसएसटी पढ़ेंगे और एसएसटी चूंकि सीटेट में 6 टू 8 आएगा, लेकिन इंटर तक मैं पढ़ा रही हूँ क्योंकि और जो टीचिंग कम्पिटेटिव एग्जाम्स है या अदर कम्पिटेटिव एग्जाम्स है उसमें आप उसको आपके मतलब काम आएगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक कर दीजिएगा ताकि एक मोटिवेशन मिलता है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। सो आज का जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 5, औरतों ने बदली दुनिया। अभी आपने जो पिछला वीडियो देखा जिसमें आप बहुत निराश हुए होंगे, जिसमें आपने पढ़ा लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, कितना लड़के लड़कियों में कितना भेदभाव हुआ है, फिर हम लोग बड़े हुए हैं। हम लड़के लड़कियों में कितना भेदभाव हुआ है, फिर हम लोग बड़े हुए हैं। आज जो भी लड़कियों के प्रति अपराध हो रहा है उसका जिम्मेदार जो है, वो मेन जिम्मेदार है भेदभाव। जब बचपन में एक भेदभाव हो जाती है, यानी बच्चों में एक प्रोग्रामिंग हो जाती है, जैसे लड़कों में हो जाती है मैं सुपीरियर हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, और लड़कियों में हो जाता है मैं दीन हूँ, अबला हूँ, तो फिर वो अबला ही बनी रहती है और लड़के वैसे ही बन जाते हैं। तो ये जो है ये समाज ने, ये घर से ही शुरू हुआ। घर में जो माँ बाप है, जो भी बड़े लोग हैं, वो इन सब अपराधों के जिम्मेदार हैं, और भैया वही पापी भी हैं। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे आंदोलन, विद्रोह पढ़ेंगे। जब कभी किसी के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म हो जाता है तो फिर विद्रोह तो होती ही है। जैसा आपने कई आजादी के समय भी देखा होगा, जुल्म ज्यादा अंग्रेजों का बढ़ गया था, तभी आंदोलन और विद्रोह हुआ था। तो ऐसा ही औरतों के साथ भी जब बहुत हुआ तो विद्रोह विद्रोह पहले भी कई बार हुआ, लेकिन तब के विद्रोह को हम लोग के रिटन फॉर्मेट में है नहीं, कहीं लिखा नहीं गया, क्योंकि दबा दिया जाता है। विद्रोह हमेशा हुआ है, जब जुल्म होता है विद्रोह होती ही है। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं आगे, ज्यादा बातें न करते हुए, और ये वीडियो यहीं कंप्लीट हो जाएगी। तो मोटा मोटा सब पढ़ेंगे क्योंकि मेन पॉइंट ही है, ये हम लोग सब झेले हैं, देखे हैं समाज में, तो पता ही है। बस उसको एक एनसीईआरटी के कीवर्ड में पढ़ेंगे ताकि बेड़ा पार हो जाए। औरतों ने बदली दुनिया। किस तरह महिलाओं द्वारा किए जाने वाला घर का काम, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा, काम ही नहीं माना जाता था और न माना जाता है आज भी। मैं अपने ही घर की उदाहरण दे देती हूँ भैया। मेरा भी घर में हम और काम नहीं करते हैं, और काम तो भैया हम लगाए हेल्पर, लेकिन जब खाना बनाने वाला काम है उसका कोई वैल्यू नहीं है, और जल्द ही हम उस काम को भी छोड़ देंगे, प्रॉमिस है। क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है, जिस काम की वैल्यू नहीं वो करना नहीं। उसके लिए कोई और हम हायर कर लेंगे, लखनऊ में बड़े आराम से अच्छे मिल जाते हैं। परिवार के काम की ही नहीं माना जाता है। हमने यह भी पढ़ा कि घरेलू काम और परिवार के सदस्यों की देखभाल करना पूरे समय का काम होता है, और इसी के पूरे उसमें पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा पढ़ेंगे, यहीं तक है, काफी अच्छा लिखा है इसलिए मैं वैसे ही पढ़ना चाह रही हूँ। तो घरेलू काम और परिवार के सदस्यों की देखभाल करना पूरे समय का काम हो, और इस कार्य को प्रारंभ और समाप्त करने का कोई समय नहीं होता है, कोई निश्चित समय ही नहीं होता है। 4 बजे, 5 ही बजे से कोई चिल्लाने लगा और मेरे दर्द हो रहा, और मेरे बुखार, 3 ही बजे रात को, 2 ही बजे रात से सेवा सत्कार शुरू हो जाता है। तो ये होता है, और खत्म जब तक वो नहीं ठीक होगा, एक पर एक, मतलब बहुत सारे काम रहते हैं, कोई समय निश्चित नहीं है, ना प्रारंभ करने का ना समाप्त करने का। इस तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम घर के बाहर के कामों को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कुछ व्यवसाय, कुछ प्रोफेशन महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने बताया था, अब यहाँ पे जो व्यवसाय, जो प्रोफेशन है, जो जॉब है, नौकरी है, वो भी डिवाइड कर दी गई है, ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए। तो ये हाल, हम यह भी जानते ही हैं कि समानता प्राप्त करने के लिए स्त्रियों ने कैसे कैसे संघर्ष किए। तो यहाँ पे जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर तो संघर्ष होते रहे हैं, लेकिन भैया स्त्रियों की एक ही जाति होती है, स्त्री, उसकी और कोई जात नहीं होती। इसलिए सभी स्त्रियों को एक रहना चाहिए, उनकी वाकई में कोई जाति धर्म नहीं होती है, बस वो स्त्री होती है। पहले भी, क्योंकि हर हर किसी ने उसको सताया है, पहले भी और आज भी शिक्षा प्राप्त करना एक ऐसा तरीका है जिससे भी
और आज भी हाँ, जिससे महिलाओं के लिए नए अवसर निर्मित किया जा सके। ये आप जो यहाँ पे ये मेरे कर्सर पर नजर रखिएगा ताकि साथ में आप भी पढ़ते रहिए। साथ ही इस चैप्टर में, इस अध्याय में हम हाल के वर्षों में महिला आंदोलन, हाल के मतलब 40-50 साल पीछे की बात करेंगे, आंदोलनों द्वारा भेदभाव को चुनौती देने के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों के बारे में भी हम लोग इसमें संक्षेप में पढ़ेंगे। ये देखिए पृथ्वी है, ये लड़की है, ये देखो जैसे लगता है सारी पृथ्वी का भार इसी के ऊपर, सारी जिम्मेदारी, सारे क्या कहते हैं, एक और एक टैग चिपका दे के, "इतिया, दो कुल का तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है, काहे पता नहीं, दो कुल का जिम्मेदारी है, सही से रहो, हाँ दब के रहो, बड़ी धीमी आवाज में बात कियो, तेज ना बोलो, गुस्सा ना करो, आराम से रहो।" इस तरह सिखाया जाता है। तो ये यहाँ पे एक एनसीईआरटी ने थोड़ा सा फ्रेम दिया है, कौन क्या काम करता है, एक किसान, एक मील मजदूर, एक नर्स। जैसे अभी हमने आपको पढ़ा दिया तो आप तो अपने हिसाब से बना देंगी, दिमाग से लगा के कि ये ऐसा ऐसा होना चाहिए। लेकिन वैसे जनरली देखा जाए तो एक किसान में एक आदमी की फोटो बनेगी, एक मजदूर में एक आदमी की बनेगी, एक नर्स में एक औरत को बना दिया जाएगा सेवा करने के लिए। सेवा वाला काम तुम्हारे लिए है। एक वैज्ञानिक भी पुरुष बना दिया जाए, एक पायलट भी पुरुष बनाएगा ही, और एक शिक्षक में लेडीज का, यानी दो काम लेडीज, चार काम किसका होगा, पुरुषों का। तो ये हमारी प्रोग्रामिंग हो गई है, इसलिए हमारा दिमाग भी वैसे ही सोचता है। उसको थोड़ा सा दुरुस्त करना पड़ेगा, ऐसा नहीं प्रोग्रामिंग हो गई तब हम बड़े हो गए हम कुछ नहीं कर सकते, हम बहुत कुछ कर सकते हैं अभी भी। तो ये तालिका दिया गया है और उसमें कहा गया, तो वही सब चीजें है कि आप जैसे हमने ये शब्द दिया, जैसे मैंने बोला किसान, तो आपके दिमाग में ही छवि किसकी आएगी, किसका चित्र आएगा, एक पुरुष का। मैंने बोला मजदूर, तो एक पुरुष का। तो ये अपने आप आ जाता है। ये देखो भुट्टा का बहुत अच्छा सीन है। चलो इतनी दुख भरी कहानी के बाद एक अच्छी सी हरी भरी सीन आ गई। भारत में 83.6% महिलाएं खेतों में काम करती हैं। उनके कामों में पौधे रोपना यानी पौधे लगाना, खरपतवार निकालना, जो खरपतवार मतलब जो जैसे हमने भुट्टा लगाया उसमें जो और भी घास फूस लग जाते हैं उसको खरपतवार बोलते हैं। खरपतवार निकालना, फसल काटना और कुटाई करना शामिल है। फिर भी जब हम किसान के बारे में सोचते हैं तो हम एक पुरुष के बारे में ही सोचते हैं। ये 61वां नेशनल सैंपल सर्वे बता रहा है। जबकि किसान में कितने सारे काम करती हैं महिलाएं, कभी गांव जाके देखिए, और जिनका गांव होगा उनको तो पता ही होगा। अब यहाँ कम अवसर, कठोर अपेक्षाएं यहाँ में बताया गया है। अवसर भी कम दिए जाते हैं और जब काम मिल जाता है तो अपेक्षाएं ज्यादा रखी जाती हैं कि ये भी कर डालेगी, वो भी कर डालेगी, ऐसे अच्छे से करेगी, ऐसा करेगी। तो ये बातें हैं। अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं। कौन सी, कि स्त्रियां सहनशील और विनम्र होती हैं, इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है। तो चलो ये भी पॉइंट छोड़ते हैं, स्किप करते हैं, तो आप समझ ही सकते हैं। रूढ़ियों को तोड़ा है, ये देखिए ये कहानी पढ़ लें। रेल का इंजन आदमी चलाते हैं, पर झारखंड के एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लाकरा ने इस धारा का रुख बदल दिया। ये देखिए, उत्तरी रेलवे की वह पहली महिला इंजन चालक थी। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। उत्तरी रेलवे नाम भी, ये आदिवासियों को पढ़े लिखे होते भी नहीं उतने, तो माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं, पर उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया। लक्ष्मी की शिक्षा एक सरकारी स्कूल में हुई। स्कूल में पढ़ने के साथ साथ लक्ष्मी घर के कामों व अन्य जिम्मेदारियों में हाथ भी बटाती रही। फिर देखो तब वो पढ़ ली, इतना सारा काम करने के बाद। तो आप इसको पढ़ लेना। परिवर्तन के लिए सीखना, स्कूल जाना आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे जैसे स्कूलों में हर साल अधिकाधिक संख्या में बच्चे प्रवेश ले रहे हैं, हम सोचने लगे हैं कि सब
बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है। आज हमारे लिए यह कल्पना करना भी कठिन है कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना पहुंच के बाहर भी है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे और कई जगह अनुचित भी माना जाता है। ये कहानी आप पढ़ लेना। अब जैसे जैसे कुम्हार जो दिया बनाता है, दिया और मिट्टी के जो भी चीजें बनाता है, तो जो चाक होता है वो स्त्रियों को चलाने नहीं दिया जाता था। जब चलाने ही नहीं दिया गया तो कैसे कहोगे कि वो चला नहीं पाएंगी? वो मिट्टी ला रही है, सारी व्यवस्था करे, बस पुरुष वहां लेकर ऐसे 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 कर दिए, बस वो कुम्हार हो गया और उसको कुम्हार नहीं कहा गया। उसको नहीं कहा गया कि इसने किया, उसका कोई मोल नहीं है। तो ये होता समाज, वही इसमें बताया गया है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं थोड़ी सी इनके बारे में। एक राज सुंदरी देवी 1800-1890 की बात है, बहुत पुरानी वैसे बात है, 200 साल। हाँ, 200 साल लगभग, 200 साल पुरानी बात है। जो 200 वर्ष पूर्व पश्चिमी बंगाल में पैदा हुई थी। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बंगला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी थी। 60 वर्ष की अवस्था में, और पहली ऐसी महिला थी जो अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो ये नाम याद रखिएगा, ये सीटेट में कई बार पूछा गया है, तो इनका याद रखिएगा। उनकी पुस्तक का क्या नाम था? अमार जीवोन, किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा, जो मैंने देखो हाईलाइट भी कर दिया। ये धनीवान परिवार की गृहिणी थी। अच्छा, पहले स्त्रियों को लोग क्यों नहीं पढ़ाते थे? अगर वो पढ़ लेंगी तो वो विधवा हो जाएंगी, वो अ, दुर्भाग्य पति के लिए लाएंगी, इसलिए नहीं पढ़ती थी। इन्होंने अपने इस आत्मकथा में लिखा कि कितने मेहनत से उन्होंने पढ़ा, कैसे छुपा छुपा के लोगों से पढ़ा, जिसमें इनको इनके घर वालों ने किसी ने सहयोग नहीं दिया। ये स्टोरी है, ये देखिए स्टोरी मैंने लिखा था, ये स्टोरी है। तो स्टोरी भी आप उसी में पढ़ लीजिएगा, जो पीडीएफ लगाएंगे। और पहला इन्होंने जो है चैतन्य भागवत की किताब पढ़ी थी। रुकैया सखावत हुसैन, ये भी महिला, बहुत धनी परिवार में थी, मुस्लिम धनी परिवार में। तो चूंकि इनको उर्दू पढ़ना आता था, मुस्लिम में एक बात, पूरा अंगूठा टेक नहीं रहता कोई, एक भाषा तो जानता ही, उर्दू पढ़ना आता था। लेकिन बंगला यानी बांग्लादेश, सॉरी, बंगाल की है, तो बंगाल की बंगला जो वहां की भाषा है, वो नहीं पढ़ाई गई, वो नहीं सिखाई गई। अंग्रेजी की तो दूर की बात, अंग्रेजी को इसलिए भी नहीं सिखाते थे, उसमें नहीं पढ़ने देते थे। क्या होता था? अंग्रेजी को ऐसी भाषा के रूप में देखा जाता था जो लड़कियों के सामने नए विचार रखती थी। मतलब नए विचार आ जाएंगी तो विद्रोह कर देंगी, सही गलत जान जाएंगी, ये ये तर्क है, ये कुतर्क है, ये जान जाएंगी। इसलिए उनका रहता था अंग्रेजी। हाँ, अब तो अंग्रेजी ही सब, अंग्रेजी मतलब पहले तो अंग्रेजी में लिखा था, और जो वैसे भाषा होती थी तो उसमें वेद और शास्त्रों का ही रहता था। खैर, ये आप समझ सकते हैं। जिन्हें लोग लड़कियों के लिए ठीक नहीं मानते थे, इसलिए अंग्रेजी अधिकतर लड़कों को ही पढ़ाई जाती थी। रुकैया ने अपने बड़े भाई और बहन के सहयोग से बांग्ला और अंग्रेजी पढ़ना छुपे छुपे सीख लिया। फिर वो, अच्छा, इन्होंने ही कहा था, चाहे मौलाना हो चाहे हिंदुओं के जो ज्ञाता पंडित, इन सब ने महिलाओं, इनका ये कहना था कि इन लोगों ने विद्रोह नहीं किया। इनका देखो, तो जैसे जगत गुरु शंकराचार्य ये सब होते हैं, तो सनातन में ये है। मुसलमानों में मौलाना मुफ्ती ये लोग, इन लोग का काम होता है, जब तुम इतने बड़े बड़े पद, इतना मान सम्मान लिए बैठे, तो समाज में कोई भी अगर जो रूढ़िवादी चीज फैल रही तो उसको आप खत्म करिए। आप खत्म करिए अपने प्रवचन, अपने उसके माध्यम से। खाली बैठे बैठे तोड़ा मत फुलाइए, बैठने से कुछ नहीं होता। समाज में निकलिए, सिर्फ राम जप नाम से नहीं हुआ, समाज के लिए बोलिए, तभी तो सब नाम जपेंगे। बैठे बैठे तोंदा फूल रहा है बस। 10 किलो टीका लगा लिया गया, मुसलमान में टोपा पहन लिया गया, बस हो गया। दाढ़ी खूब बड़ी कर ली गई। तो इन्होंने ही कल्पना की थी, ये सपना, कल्पना क्या, इन्होंने सपना देखा था। लेडी लैंड नाम की एक जगह, मतलब सपने में इन्होंने देखा था। तो इस पर इन्होंने किताब भी लिखी थी कि वहां पे लेडी लैंड एक ऐसा स्थान था जहां पर स्त्रियों को पढ़ने, काम करने और आविष्कार करने की स्वतंत्रता थी। ये इन्होंने सपने में देख लिया था। बताओ कितने साल पहले, 1905 में, कितने साल पहले। तब स्त्रियां कुछ नहीं थी।
इस कहानी में महिलाएं बादलों से होने वाली वर्षा को रोकने के उपाय खोजती है, ये इन्होंने देखा था। और हवाई कारें चलाती, हवाई कारें मतलब जो हवाई जहाज है। लेडीलैंड में पुरुषों की आक्रामक बंदूकें और युद्ध के अन्य अस्त्र शस्त्र स्त्रियों की बौद्धिक शक्ति से हरा दिए जाते हैं और पुरुष एक अलग थलग स्थान में भेज दिए जाते हैं। सुल्ताना लेडीलैंड में अपनी बहन सराहा के साथ यात्रा पर जाती है और तभी उसकी आंख खुल जाती है। उसे पता चलता है या तो केवल स्वप्न था यानी सपना था। तो यहाँ पे बताया गया कि रुकैया सखावत हुसैन उस समय स्त्रियों के हवाई जहाज और कारें चलाने का स्वप्न देख रही थी जब लड़कियों को स्कूल जाने तक का भी अनुमति नहीं थी। इस तरह से शिक्षा में रुकैया का जीवन बदला। उन्होंने कल्पना की, सोची, लोग बताई, किताब लिखी। तो अगर जो उनकी किताब से 10 लोग भी, 2 ही लोग, 3 ही लोग के अंदर भावना आ गई, हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा करें, तो उतना योगदान भी बहुत बड़ा योगदान होता है। 1910 में उन्होंने कोलकाता में लड़कियों के लिए स्कूल खोला और आज भी कार्य हो रहा है उसमें। तो ये काम था इनका। तो अभी इनकी कहानी तो उधर चल ही रही थी, कैसे कैसे सीखी। वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय, वर्तमान समय की बात हो रही है। तो जो लड़कियां 10th के बाद काफी छोड़ रही हैं, आंकड़े देखे तो ये देखिए। और जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति यानी एससी और एसटी के हैं उनमें ज्यादा छोड़ रही है। ये आप आंकड़े देख लेना। तो मोटा मोटा ऐसी जानना है कि लड़कियां लड़कों के मुकाबले स्कूल शिक्षा छोड़ती ज्यादा है, यानी उनका ड्रॉप आउट दर ज्यादा है लड़कों के मुकाबले। ये देखिए लड़के और लड़कियां प्रतिशत। 2014 में शुरू हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। तो ये जानिएगा 2014 में शुरू हुई। महिला आंदोलन, महिला आंदोलन से जो ये सारी चीजें हम लोग को मिली, महिलाओं लड़कियों को पढ़ने का और स्कूल जाने का अधिकार। अन्य क्षेत्र में भी जैसे कानूनी सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य, जहां लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। ये परिवर्तन अपने आप नहीं आया, औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किए हैं। इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। देश के विभिन्न भागों में कई औरतें महिला आंदोलन का समर्थन की हैं। अच्छा, कोई भी आंदोलन हुआ है, अब ये सब आंदोलन और सबसे कई बार दिमाग में आया तो पुरुषों ने बड़ा अत्याचार किया, पुरुषों से एक द्वेष हो जाए, दिमाग में एक मतलब हीन भावना आ जाए, तो हीन भावना नहीं रखना है, क्योंकि आंदोलन का सपोर्ट भी किए हैं, कुछ पुरुषों ने सपोर्ट भी किया है। तो इसलिए वो हीन भावना नहीं रखना हो। मेरा मानना है अगर एससी एसटी जिनके साथ भी, एसटी तो वो जो जंगलों में रहते थे, वो किसी ने नाइंसाफी नहीं की, उनका रहन सहन ही ऐसा था, वो अलग बात है। लेकिन एससी जो शेड्यूल कास्ट के हैं, दलित हैं, अगर उनको लगता है कि मेरे साथ ये हुआ, तो जो हुआ, तो जब आप आगे बढ़े तो आपको साथ देने वाले भी बहुत लोग रहे। तो मन में द्वेष भावना रखने से कोई फायदा नहीं है। जो करे आपके साथ बुरा उसको करो आउट और आगे बढ़ो, और जो साथ दे उसको लेकर किसी एक को लेकर बुरी भावना नहीं बनाने वाली है कि सभी लोग ऐसे होते हैं। ओके। तो अगर आपको ये आरक्षण, आपको जो आज से, इतना ज्यादा सिक्योरिटी मिली है कानून के तहत, वो सब सबके सहयोग से मिला है, जिसमें ओबीसी, एससी एसटी मतलब सभी का सहयोग रहा है। इसलिए वैसे नहीं सोचना चाहिए। तो ये याद रखिएगा, 2006 में एक कानून बना जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा भोग रही औरतों का कानूनी सुरक्षा दी गई। 2006 में बन गई थी, लेकिन बिल पास हुआ था 2005 में। और इसी तरह महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997, ये सारे सन याद रखना जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने की दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ 1980 आवाज उठाई। नवविवाहित युवतियों और उनके पति ससुराल वालों के द्वारा दहेज के द्वारा हत्या हो जाती थी, तो उस पर भी कानून बना 1980 में। ये देखिए, ये इनका नाम याद रखिएगा, सत्य रानी, ये नाम है। तस्वीर देख ले याद रहेगी, ये सत्य रानी है।
महिला आंदोलनों की एक सक्रिय सदस्य थी। दहेज के लिए मार दी गई थी इनकी बेटी, और न्याय मांगने के लिए लंबे मुकदमे की कानूनी फाइलों से घिरी हुई सर्वोच्च न्यायालय की सीढ़ियों पर बैठी हुई। इतना लंबा प्रोसेस होता था उस समय। अब तो बहुत बड़ा तगड़े में जाता है जो दहेज वाले केस में फंसता है। जागरूकता बढ़ाई गई नुक्कड़ नाटकों के जरिए, ये भेदभाव खत्म हो। विरोध करना, विरोध किया गया हितों का उल्लंघन, तो ये सारी चीजें हैं। बंधुत्व व्यक्त करना, न्याय के अन्य मुद्दों व औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलनों का ही हिस्सा था। बंधुत्व मतलब एका। तो 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को दुनिया भर की औरतें अपने संघर्षों को ताजा करने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होती हैं। तो ये एक पॉइंट याद रखना, हर साल 14 अगस्त को क्या पूछ ले एनसीईआरटी, सॉरी सीटेट, तो याद रखिएगा हर साल 14 अगस्त को बाघा में भारत पाकिस्तान की सीमा पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिसमें औरतें जलती हुई मोमबत्तियां उठा रही हैं, ये ऐसे लिए मोमबत्तियां खड़े रहते हैं। तो ये खत्म हो गया, समाप्त। इसमें आई होप सब समझ में आ गया होगा, कुछ ऐसा नहीं था। और अगर आप नोट्स जैसा मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ वैसे बना लीजिए तो बहुत अच्छा। वरना अब जो नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा या हमारे डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो आप उस पर जाके नंबर पर संपर्क करिएगा और आपको बहुत मामूली फीस पर एनसीईआरटी की नोट्स मिल जाएंगे। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।